नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अभी पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया और इसके साथ ही ममता को महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया गया है। चौबीस जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया था। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। लेकिन तभी से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी सवालों के घेरे में आ गई थी। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। कई साधु संत किन्नर अखाड़े के इस फैसले का मुखर विरोध कर रहे थे। ममता कुलकर्णी को एक हफ्ते पहले किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था। ममता महाकुंभ में पहुंची थी। इसके बाद से किन्नर अखाड़े में विवाद गहरा गया था। साल 2015 में उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाले अजय दास भी शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे। आरोप लगा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े पर कब्जा कर लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद उन्हें यमाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया था। ममता को इतनी बड़ी पदवी देने के बाद से ही कई अखाड़े इस फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि अजय दास अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है। इस तरह वो अपने फैसले पर अडिग थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने मोह माया त्याग कर महाकुंभ में संन्यास लिया था। मैं आज घोषणा कर चुका हूं कि आचार्य महामंडलेश्वर के पद से मैं लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को जो है पद मुक्त करता हूं और यथाशीघ्र जो है संस्थापक होने के नाते मैं इनको नोटिस जारी करने वाला हूं। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस उद्देश्य से मैंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था, जो नियोजित किया था 2016 कुंभ में मेरे जमीन मेरे नाम से अलॉटमेंट करा करके मैंने सर्वत्र इसमें न्यौछावर करके एक समाज हित में मैंने जो कार्य किया था वो जो है इन लोगों ने ताक पे रख दिया। ये धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक गतिविधियों से हट करके मात्र जो है सिर्फ कुंभ के 1 महीने के प्रवास के लिए केंद्रित हो गए। खुद ममता कुलकर्णी ने 23 साल की तपस्या से लेकर अग्नि परीक्षा तक की दुहाई दी, लेकिन ममता शुरू से ही सवालों से घिर चुकी थी। साधु संतों ने उनकी संन्यास दीक्षा पर भी सवाल उठाए थे। उनके महामंडलेश्वर पद की योग्यता पर भी प्रश्न उठे। खुद ममता ने इस पर सफाई दी कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हर परीक्षा को पास किया, तब उसका फल उन्हें मिला। ममता कुलकर्णी ने आचार्य लक्ष्मी से दीक्षा ली है। ममता ने ये भी कहा था कि वो बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी, अब वो सनातन धर्म का प्रचार करेंगी। ये सवाल भी उठा कि ममता एक महिला है तो वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कैसे बन गई। बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रश्न खड़े किए। हालांकि किन्नर अखाड़ा ये तर्क देता रहा कि ममता को परंपरा के मुताबिक महामंडलेश्वर बनाया गया है। ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अनेक आरोप है, जिसको के देशद्रोह के आरोप है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो है अपने साथ शामिल कर लिया और उसको अचानक रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, ऐसा क्या पैक्ट हो गया आपस में कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो इन्होंने अचानक इनको जो है महामंडलेश्वर का पद दे दिया, जो कि धर्म संगत भी नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। इस कार्रवाई की क्या मुख्य वजह ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना है या उससे पहले और भी कोई बड़ी वजह रही? देखिए, छोटे मोटे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जब बड़ा कारण आ जाता है तो छोटे कारण गौण हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने जो है आचार्य महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को जो है संविधान के धर्म के विरुद्ध बनाया। महामंडलेश्वर बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिनमें महामंडलेश्वर के लिए शास्त्री आचार्य होना जरूरी होता है। अखाड़े के पंच उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। 5 स्तरीय जांच से गुजरना पड़ता है। सन्यासी की शिक्षा, चरित्र के बारे में पता किया जाता है। महामंडलेश्वर को परिवार सांसारिक सुखों को छोड़ना पड़ता है। उसे वैराग्य पर खरा उतरना होता है, नहीं तो अखाड़े से निष्कासित भी किया जा सकता है। फिलहाल ममता कुलकर्णी पर घमासान छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस पूरे विवाद पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। किन्नर स्थापक बता रहे हैं
संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास? कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हैं? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारे संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ हैं, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से 2017 में। उनका विवाह वो हो गया है, उनके बच्चे हैं, वो अपने गृहस्थ, अगर वो किन्नर अखाड़े के होते तो किन्नर अखाड़े में रहते हैं, किन्नर अखाड़े में रहते वो वो कंप्यूटर बाबा हमारे, उनके साथ बैठ के वो क्यों वहाँ उनकी छावनी में क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? कोई साजिश है? ये सब साजिश है हमारे खिलाफ। हमारी प्रसिद्धि हो रही है, हमारा किन्नर अखाड़े का नाम हो रहा, सब लोग चाहते कि हमसे पैसे ऐंठ ले, हमें ब्लैकमेल करें, पर हम इतने कमजोर किन्नर नहीं है कि हम ब्लैकमेल में डर जाएंगे। वाराणसी में गंगा की लहरों पर बड़ा हादसा टल गया। दो नावों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कई श्रद्धालु नदी में गिर गए। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी की जान बचा ली। काशी में बीच गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो नाव आपस में टकरा गए। इसके बाद तो नाव में बैठा हर शख्स भयभीत हो उठा, क्योंकि जान खतरे में पड़ चुकी थी। नाव में 58 यात्री सवार थे। कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में गिर भी गए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया, हालात को संभाला और बड़ी तेजी दिखाते हुए सभी यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया। बाद में सभी को नाव की मदद से गंगा किनारे लाया गया। काशी में महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के बीच एक हादसा होते होते बच गया। एनडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस के अफसरों की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। हादसा मानसरोवर घाट के सामने गंगा की बीच धारा में हुआ। दो नाव आपस में टकरा गई, तो जो छोटी नाव में बैठे जो श्रद्धालु थे वो गंगा नदी में गिर गए। हालांकि शोरगुल सुनने के बाद मौके पर चूंकि एनडीआरएफ और जल पुलिस गश्त कर रही थी, तो वो पहुंची और उन्होंने सारे जो गंगा में गिरे हुए श्रद्धालु थे उनको सफल तरीके से रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब यंग, हम ज्यादा से कम नहीं तो सब हमारे ऊपर थे। हाँ जी, हाँ जी, सब यंग थे और बाकी बूढ़े लोग थे। राइट, तो सब लोग बच गया है ना? सब लोग बच गए हैं। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट उड़ रहा टीम के द्वारा। घटना वाराणसी के मान मंदिर घाट के सामने गंगा पार के पास हुई है, जहां एक बड़ी और छोटी नाव के बीच भिड़ंत हो गई। जान बचाने के लिए नाव में सवार लोग शोर मचाने लगे। कहा जा रहा है कि नाव में सवार सभी यात्री ओडिशा के रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए नाविकों की मदद से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया। हादसे में एक श्रद्धालु को चोट भी आई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। गनीमत रही कि नाव में सवार सभी श्रद्धालुओं ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। इसी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि काशी में भी जन सैलाब उमड़ रहा है और इसी वजह से यहाँ के घाट भी श्रद्धालुओं से पट गए हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। कल मोदी सरकार आम बजट पेश करने जा रही है। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं, लेकिन किसान सरकार से इस बजट में क्या मांग कर रहे हैं? बागपत के किसानों के बीच पहुंची है न्यूज़ 18 की टीम। आपको दिखाते हैं बजट से किसानों को क्या उम्मीद है। आप देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं, सूप गांव के तमाम किसान हैं, किसान प्रतिनिधि हैं, किसान नेता हैं, किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बार का जो बजट है, जो बजट पेश होने जा रहा है, इसमें क्या नया होना चाहिए, क्या सरकार से किसानों को उम्मीद है। हमारे साथ किसान इसलिए जुड़ते हैं। सर, आपका नाम क्या है और क्या मांग करते हैं सरकार से? मेरा नाम राजपाल सिंह, गांव हमारा सूप है। हमारा सरकार से एक निवेदन है, अब सरकार पहली साल जो गन्ने का रेट बढ़ा था वो कम बढ़ाया, और हमें योगी जी से, बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ऐसी गवर्नमेंट, बीजेपी जैसी गवर्नमेंट
चौधरी साहब की तो हम मानने आई थी, लेकिन उसके बाद में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई। हम चाहेंगे योगी जी गन्ने के पेमेंट को लेकर, गन्ने के रेट को लेकर इस पर गंभीर हो, पेमेंट भी जल्दी करवा दे। हालांकि हमारा ठीक हो रहा, अब हमारे बराबर में अमरपुर का हमारी दिक्कत है, लेकिन हमारे यहाँ गन्ने का रेट बहुत कम है। हम चाहेंगे हरियाणा पंजाब के बराबर हमारा रेट हो। गन्ने का रेट बढ़ाने की किसान मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, गन्ने का रेट बहुत जरूरी है, बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि किसान इस पे ही, हमारा जो ये गन्ना बेल्ट है, बागपत, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने की बेल्ट है, और बगैर गन्ने के इनकी जीविका नहीं हो सकती। तो इसलिए हर चीज़ों में, जैसे कि आप बिजली दरें हैं, बहुत ज़्यादा गांवों की होगी, सरकार ने माफ़ किया तो ट्वेलों का क्या, घरों पे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। इस प्रकार बजट में ध्यान दे कि गन्ने के रेट तो बढ़ाए, साथ में बिजली दरों पर भी ध्यान दिया जाए। और किसान की महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या, वो है गाँव में आवारा पशु। और आवारा पशु हमारे यहाँ इतना नुकसान लोगों को पहुँचा पाते हैं कि इतनी हमारी हैसियत नहीं कि हम अपनी चार दीवारी या बाढ़ कर सकें, ऐसा नहीं कर सकता किसान। इसलिए हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि इस बजट में इस पर ध्यान दिया जाए, किसी भी प्रकार से गौशाला बनाई जाए या कोई इनका अलग से सेंटर बनाया जाए, इससे भी निजात मिले। आवारा पशु समस्या आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? भाई हम तो यही कहेंगे, बस चौधरी चरण सिंह की झलक दिखे थी योगी में, पर किसान को देख कर थोड़ा चूक हो जा, उस पर ज्यादा ध्यान दे योगी जी, और गन्ने के पेमेंट पे, गन्ने पेमेंट और किसानों पे ध्यान दे। आप युवा हैं, आप क्या मांग करते हैं सरकार से? भाई हम सरकार से ही मांग करते हैं कि एक तो गन्ना मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, और जो पेमेंट की समस्या है, बीजेपी सरकार ने पहले भी बोला था कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, लेकिन उस बात पर आज तक अमल नहीं हुआ। उस बात पर भी अमल होना चाहिए और गन्ना मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। पेमेंट को लेकर और क्या बात कहेंगे, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? जो है हम तो ये कहना चाह भाई, बजट में किसानों को गन्ने का रेट बढ़ा जा, और गन्ने में ऐसा है, गन्ने पर तो मान लिया 20 रुपये बढ़े, और चीजों का 50 बढ़ जा, भाई किसान तो चारों डब को पीछा नहीं लग रहा। थोड़ा सा मतलब ऐसा है, गन्ने पर चौखे रुपये बढ़ाए जाए। आप हैं, आपने तो काफी लंबे समय से आप जो है खेती कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या गन्ने के बारे में मानूंगे, हमारा हरियाणा पंजाब में 2 रुपये से रहता है 20-25 साल पहले। हमारे गन्ने में क्या रिकवरी कम है उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा रिकवरी है उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारा मिल में रिकवरी खा सकते हैं, रिकवरी को नहीं दिखाते नहीं सही बहुत ज्यादा। इसमें किसानों का एरर है, इसकी नहर का पानी दे रहे किसानों को, हम मुफ्त में कर रहे हैं, हम किसान को मुफ्त में दो, हमें नहर खत्म होगी जनते उस दिन तक नहर मुफ्त कर रहे, नहर खुदाई इसकी सब खत्म होगी, नहर का जंगल बनाया जाए, नहर नहीं छोड़ी, इसका पछड़ी जंगल के रूप में बदल गई, लूटा लगे पीछे लगे। और ये तो योगी जी का यू शुक्र है अब ये बदमाश कंट्रोल में कर दिए, अरे नहर पर तो दिन में भी उठे थे। समय पर खुदाई हो नहर के पानी नहर की, और समय पर नहर का पानी आवे। ये बागपत के तमाम किसान थे जिनकी मांग है कि गन्ना भुगतान बढ़े, जो नहरों में जो आने वाला पानी है उसके लिए बजट की व्यवस्था हो, और जो आवारा पशु है उनके लिए सरकार जो है अलग से बजट का प्रावधान करे, और जो बिजली की जो दरें हैं किसान उन्हें कम करने की मांग उठा रहे हैं। सयाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर बजट का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। घरेलू महिलाएं हो या फिर कामकाजी महिलाएं, इस बार बजट से उनको किस प्रकार की उम्मीदें, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे साथ कई सारी महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं का ना सिर्फ घर के बजट में बल्कि देश की इकोनॉमी में भी एक बड़ा रोल होता है। तो ऐसे में इन महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से, इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वित्त मंत्री से, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि अब बजट आने वाला है तो महिला वर्ग का क्या कुछ सोचना है उसके लिए? मेरा नाम प्रतिमा त्रिपाठी है। पहले तो ये सोचना है कि जो लास्ट ईयर इन्होंने बजट में MSSC दिया था जिसमें 7.25% ये लोग इंटरेस्ट दे रहे थे, तो आई थिंक उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि शायद वो अब उसको एंड कर देंगे मार्च में, तो उसका कंटिन्यूएशन होना चाहिए। सेकेंडली, जो महिलाओं के लिए सबसे सेफ है FD कराना, क्योंकि भारतीय महिला अभी भी FD को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, तो FD में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए जो कि बहुत नीचे चला गया। मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण का जो बजट है वो बढ़ना चाहिए, और उनकी साक्षरता के लिए, दैट मीन्स फॉर देयर एजुकेशन, हमें मैक्सिमम बजट को बढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारा लिटरेसी रेट महिलाओं का बहुत ज़्यादा है, अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, और आपको वैसे भी पता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा महिलाएं पढ़ना चाहती हैं, लेकिन बजट में उसका कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं दिया गया है।
तो मेरा रिक्वेस्ट है निर्मला मैम से कि प्लीज़ इस तरह का प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज साक्षर बन सके। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं उसका प्राइस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि everyone should afford, they can afford it, and it really affect the whole budget, like important necessities जो होते हैं उनका थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए और टैक्सेस जो हैं थोड़े से कम होने चाहिए। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बजट का ड्यूरिंग हाउस होल्ड्स। अगर आप देखिए हर चीज़ जो थोड़ी सी भी महंगी होती है तो आपका पूरा बजट हिल जाता है। जैसे कि मैम ने कहा, एक टूथपेस्ट से भी असर आ जाता है आपके बजट पे। तो घरेलू चीज़ों का बजट ज़रूर कम होना चाहिए, उनके रेट्स ज़रूर कम होने चाहिए, जिससे सबके लिए ईजियर हो जाएगा चीज़ों को करना। कमोडिटीज़, एसेंशियल्स, उनका रेट कम होना चाहिए, लिटरेसी पे ध्यान होना चाहिए या फिर एफडी पे हमारा होना चाहिए। उसके साथ साथ टैक्सेस, जैसे हम एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो हर एक रेस्टोरेंट के टैक्सेस में बहुत डिफरेंस है। वो सर्विस टैक्स इंक्लूड करते हैं, जीएसटी एंड सीजीएसटी। तो इस पे थोड़ा काम होना चाहिए कि अगर या तो जीएसटी हमें हो या हमारे सीजीएसटी, क्योंकि उससे लोगों के अंदर बहुत ना कन्फ्यूजन है कि कभी कहीं पे टैक्स चार्ज हो रहा है और कहीं पे नहीं हो रहा। तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। बजट तो हम सबको इम्पैक्ट करता ही है, घर पे हो चाहे वर्क प्लेस पे हो, बट सिक्योरिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि विमेन सिक्योरिटी और एजुकेशन पे हम जितना काम कर सकते हैं और जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि इस बजट के थ्रू वो किया जाए। इस तरह से महिलाओं को अपलिफ्ट किया जा सकता है, इसको लेकर इनकी तमाम उम्मीदें हैं बजट से। तो यहाँ पर अब क्योंकि बजट पेश होने वाला है तो ऐसे में महिलाएं जो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं उनसे हमने बात की, और आने वाले दिनों में बजट किस तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। बजट का बड़ा हिस्सा रेलवे के लिए होता है और रेलवे में सुधार और सुविधाओं को लेकर क्या है रेल यात्रियों की बजट से उम्मीद। आगरा कैंट स्टेशन से देखिए रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की टीम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। कुछ यात्री हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। आप बताइएगा सर, क्या कहेंगे, अब बजट पेश होने जा रहा है, किस तरीके की उम्मीद है ट्रेनों में या रेलवे विभाग में, किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? ट्रेन में एक तो साफ सफाई थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम में भी प्रॉब्लम है, और जनरल कोचों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। टिकट उपलब्ध नहीं हो पाते रिजर्वेशन वाले, तो जनरल में सफर करना पड़ता है। जनरल में बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब आपको सफर कर ही नहीं सकते, इसीलिए जनरलों की संख्या बढ़नी चाहिए। जो सेकंड एसी है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। हमको थर्ड एसी में जाना है तो जा नहीं सकती, क्योंकि वॉशरूम इतने गंदे रहते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई नहीं रहती। वहीं पर वेंडर लोग वहाँ पर जो अपना खाना पीना वो रखते हैं, वॉशरूम के गेट भी सही नहीं है, और बेडशीट, कंबल इतने गंदे रहते हैं, लगता है कंबल तो सीजन के सीजन धुलते हैं कि नहीं धुलते, हमको तो पता ही नहीं है। यही मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को अक्सर का सफर करना पड़ता है, तो ये सब चीज के लिए फेस करना पड़ता है। पूरे डिब्बे को जनरल कर देना चाहिए, मतलब कि जो थर्ड एसी सेकंड एसी उनको सब पूरे जनरल, पूरा जो मतलब जनरल की टिकट करती है उसमें पूरे लोग बैठ सके, जनरल सभी एक साथ। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो साफ सफाई और ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाए, साफ सफाई। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जो बजट आ रहा है, ट्रेन में किस तरीके की परेशानी, आप यात्रा करते हैं, किस तरीके की परेशानी होती है आपको और क्या बदलाव होना चाहिए? यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं है, बस जो टिकट मिलती है ना वो जनरल वाली मिलती है, उसको पीछे और जनरल डब्बे लगाना चाहिए। 2 डब्बे जनरल के आते हैं अभी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर यात्रियों को काफी उत्साह है और काफी उम्मीदें भी हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।